इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स की धमकी, बंधक नहीं छोड़े तो गाजा को नर्क बना देंगे। गाजा में खुलेगा नर्क का दरवाजा, गाजा पर हर फ्रंट से हमले होंगे। एक बार फिर से ये इजराइल की धमकी सामने आई है, जहां पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने धमकी दी है, बंधक नहीं छोड़े तो गाजा को नर्क बना दिया जाएगा। गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा और हर फ्रंट पर हमले होंगे। तो जिस तरीके की स्थिति फिलहाल हमास और इजराइल के बीच में बनी हुई है, हमास जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा था, वहीं इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और जो युद्ध विराम खत्म हो गया है उस पर हमास की तरफ से जिस तरीके का रुख रहा है, इजराइल उससे नाराज है। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम का सही से पालन नहीं किया गया और उसके बाद इजराइल की तरफ से हमास पर हमले किए गए हैं। धमकी दी है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कि अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हम हमास को नर्क बना देंगे, गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा। ये धमकी इजराइल कॉट्स की तरफ से दी गई है। तो किस तरीके से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से गाजा में और किस तरीके से धमकी दी गई है, ये हम आपको बता दें। देखिए, एक के बाद एक जो हमले हैं वो किए गए हैं। कैसे जो गाजा शहर है वो दहल उठा, गाजा में नरक का दरवाजा खुलेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को ये चेतावनी दी गई है। इजराइल कॉट्स की तरफ से बंधक रिहा नहीं किए गए तो गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा, ये भी उनका कहना है। अपने बयान में उन्होंने कहा, जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे हमले जारी रहेंगे। जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। इजराइल पूरी ताकत से हमला करेगा, पूरी ताकत लगा देगा अपने बंधकों को छुड़ाने की और गाजा को नर्क बना देगा। हवा, समंदर और जमीन से हमले करेगा। इजराइल कॉट्स ने कहना है कि तीनों जगह से हमले किए जाएंगे, चाहे समंदर की बात की जाए, हवा की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, हर जगह से हमले किए जाएंगे जब तक बंधकों को नहीं छुड़ाया गया तो। और जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है, कैसे इन सब चीजों का जो है समन्वय बैठेगा, कैसे युद्ध खत्म होगा, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर खीवराज जांगड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इजराइल विशेषज्ञ जेके त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ पूर्व राजदूत सैयद रुमान हाशमी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तमाम गेस्ट हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर हमले के बाद नेतन्याहू बोले हैं युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है। नेतन्याहू का ये कहना है, हमास ने इजराइल पर हमला किया है, देखिए खुद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। हमास के अमेरिकी प्रस्ताव नहीं मानने के बाद कोई चारा हमारे पास नहीं बचा था, जिसके बाद ये हमले हमें करने पड़े हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बयान कि इजराइल के पास कोई और चारा नहीं था, जिस तरीके से बातचीत हुई थी उसका पालन नहीं किया गया और उसके बाद ये हमले किए गए हैं। Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आपने सुना, बयान उन्होंने दिया है कि हमास लगातार हमारे जो लोग हैं उन पर हमले कर रहा है, उनको निशाना बना रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिश भी की गई और इसमें जितनी बातें की गई थी उसका पालन हमास की तरफ से नहीं किया गया और मजबूरन हमें इस तरीके के हमले करने पड़ रहे हैं और आगे भी ये हमले जारी रहेंगे, नेतन्याहू की तरफ से ये कह रहा है। अब चलिए हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपके पास चलना चाहूंगी। जिस तरीके से नेतन्याहू का बयान हमने सुना, उनका कहना है कि युद्ध विराम हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बावजूद इसके हमास इन बातचीत का कोई पालन नहीं कर रहा है और मजबूरन हमें इस तरीके के हमले करने पड़ रहे हैं। देखो, इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन इज अ वेपन ऑफ वॉर। बड़े पैमाने पर नेतन्याहू एक से गलत बयान कर रहे हैं। साफ तौर पे 19 जनवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था 3 फेज थे। फेज 1 में 33
बंधुओं को हमास ने छोड़ना था, 1900 को इसराइल ने छोड़ना था, वो पूरा हुआ। फेज 2 के अंदर 58 बाकियों को छोड़ना था और इसराइल की आर्मी को हर प्रकार से वहां से विड्रॉ करना था। और फेज 3 में रिकंस्ट्रक्शन की बातचीत थी। जैसे ही फेज 1 खत्म होने वाला था, फरवरी के महीने में इसराइल ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो एग्रीमेंट का पालन नहीं करेंगे और अपनी फोर्सेस को विड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके बीच में विटकॉफ जो है अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो एग्रीमेंट थी उसमें बड़ी बड़ी तब्दीली कर दी। उन्होंने एक नई एग्रीमेंट लेके आए जिसके तहत कहा गया कि अभी हम सीज फायर को 60 दिन के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं और इस 60 दिन के अंदर 58 जो बंधक हैं उनको हर प्रकार से रिहा कर दिया जाए हमास की तरफ से। हमास के पास ओनली बार्गेनिंग चिप जो है वो है बंधक, और इसके अलावा अगर वो वापस कर देते हैं तो क्या इसराइल फोर्स विड्रॉ करेंगे, क्या युद्ध विराम परमानेंट होगा, इसके बारे में और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं है। हमास ने साफ तौर पर इसको ठुकरा दिया और ये नेतन्याहू का कहना कि हमास जिम्मेदार है, वास्तव में नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस माफी की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने 40,000 रिजर्विस्ट को भी कॉल अप कर लिया है, जिससे साफ तौर पर नजर आता है बड़े पैमाने पर ग्राउंड इन्वेजन भी दोबारा करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं हमास को कि हम गाजा को नरक बना देंगे। क्या अभी गाजा को नरक नहीं बनाया होगा? हर प्रकार का उल्लंघन किया है वहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने, जेनोसाइड किया है, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने सिविलियंस को मारा है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, और हर प्रकार की जो वहाँ पे जिंदा रहने के लिए सामग्री है उसको उसमें रुकावट कर दी है, हॉस्पिटल को नष्ट कर दिया है, स्कूलों को नष्ट कर दिया है, एवरी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया है। नर्क तो पहले ही बना चुके हैं और अभी तक हमास की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपको याद होगा, जो पुराने डिफेंस चीफ थे उन्होंने जब रिजाइन किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो दो लक्ष्य, मेन लक्ष्य थे, बंधकों को छुड़ाना और हमास को हर प्रकार से खत्म करना, दोनों अचीवेबल नहीं है। और अभी भी मैं ये साफ तौर पे कहता हूँ एज अ मिलिट्री मैन, दोनों लक्ष्य जो है अचीवेबल नहीं है। किसी प्रकार से वो हमास को खत्म नहीं कर सकते और किसी प्रकार से बंधकों को नहीं छुड़ा सकते। 15 महीने पूरी कोशिश कर ली उन्होंने बंधकों को छुड़ाने के लिए, क्या वो सफल हुए? उनको अभी तक नहीं पता लगा वो कहाँ छुपाए हुए हैं, कौन सी टनल में रखे हुए हैं। और अगर इन बंधकों को आहिस्ते आहिस्ते करके हमास मारना शुरू करता है तो बड़े पैमाने पर बवाल मच जाएगा इसराइल के अंदर। इसराइल के बंधक जो जिनको रिहा किया गया है और बाकी बंधकों के जो रिलेटिव्स हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत गलत फैसला है और ये फैसला जो है इसराइल के लिए भारी पड़ सकता है। बड़े पैमाने पर हमास भी हमले कर सकता है। हर लड़ाई में दो साथी होते हैं, दो प्लेयर्स होते हैं। आपने देखा शुरू में कितना बड़ा नुकसान कर रहा था रशिया यूक्रेन के ऊपर, अभी यूक्रेन बड़े पैमाने पर उसी माफिक नुकसान रशिया के ऊपर पहुंचा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती दौर से जब से ये हमले शुरू हुए हैं तभी हमने देखा था कि अगर इजराइल हमले कर रहा है तो हमास उसका उसी तरीके से जवाब दे रहा है। डॉक्टर खीवराज जहांगीर, जैसे कि आपने सुना पीके सहगल सर को, उनका ये कहना है कि नेतन्याहू खुद उन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, जिसका आरोप वो हमास पर लगा रहे हैं, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। देखिए, इसमें एक हद तक तो सच्चाई नजर आती है। नेतन्याहू की कतई मंशा नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो, और ये भी सच है कि उनकी अतिवाद वाली राजनीति इससे ज़्यादा फलती फूलती है। पर जो एक बात जनरल साहब ने मिस कर दी वो ये है कि इस नरसंहार में उन्होंने कहा कि अस्पताल और स्कूलें भी नहीं छोड़ी गई। ये मिलिट्री के जानकार हैं, ये बता सकते हैं कि कई बार जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या आर्म्ड ग्रुप्स जो होते हैं, अगर वो उन्हीं जगहों को इस्तेमाल करके सिविलियंस के बीच में से लड़ते हैं तो जो देश अपने लोगों को छुड़ाने के लिए लड़ रहा है वो उस मुश्किल को कैसे पार पाए। तो मेरे ख्याल से ये जो आलोचना है कि इजराइल ने नरसंहार किया है गाज़ा में और वो जानबूझ के या बिना किसी और चॉइस के किया है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लोडेड स्टेटमेंट है। हमास का इसमें एक बड़ा रुख रहा है। हमास ने जब पहली जो फेज़ थी उस फेज़ में जिस तरह की नुमाइंदगी करी, जिस तरह से बंदियों को परेड में लगाया गया, जिस तरह से जनता को बुला के एक जश्न और हुजूम के साथ उनको छोड़ा गया, तो उल्लंघन हमास ने कई किए हैं। हाँ। अगर आप ध्यान दें कि आखिरी जब फेज़ के दिन थे तब इजराइल ने साफ उनसे कहा था कि अगर आप उन्हीं तरह से बंदियों को छोड़ेंगे हुजूम और डरा उनको परेड करके तो ये सीज फायर एग्रीमेंट रिवाइज होगा।
तो हमास ने तुरंत वो बात मान ली, कहा कि नहीं नहीं, अब हम रात के अंधेरे में भी छोड़ने को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमास भी एक अपनी अतिवाद की राजनीति को लेके कायम है, और ये अतिवाद की राजनीति हमास की मतलब जी पुरानी बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल इससे कोई मतलब दो राय मुझे तो नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगी। एक अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दिए। देखिए, गाजा में हमले पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। हमास सभी बंधकों को छोड़ सकता था, हमास इन हमलों को रोक सकता था। हमास ने शांति की बजाय युद्ध को चुना। अब देखिए, इस हमले पर अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका जो शुरुआती दौर से जो इस पूरे मामले में अपनी बयानबाजी कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, उनका ये कहना है, अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया कि हमास सभी बंधकों को छोड़ सकता था, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया है। अब अमेरिका ने क्या कहा है, कौन हमले के लिए जिम्मेदार है, यह भी हम आपको बता दें। अमेरिका का कहना है कि हालात के लिए हमास ही जिम्मेदार है। जब सभी बंधकों को छुड़ाने की बात कही गई थी, रिहा करने की बात कही गई थी, तो रिहा नहीं किया गया हमास की तरफ से। शांति की जगह हमास ने युद्ध को चुना है। सभी बंधकों की रिहाई तक हमले जारी रहे। बंधक छूटते तो युद्ध विराम बढ़ सकता था, लेकिन हमास ने उसका पालन नहीं किया है। और चलिए एक बार फिर से हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से अमेरिका की भूमिका एक अहम नजर आ रही है, बार बार युद्ध विराम की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, और अब हमास पर एक बड़ा आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है कि भाई अगर हमास इन चीजों का पालन करता, हमास बंधकों को छोड़ देता, तो अभी जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं बनती और युद्ध विराम बढ़ सकता था, लोगों की जानें बच सकती थी। देखिए, आयुषी ऐसा है कि इसमें अमेरिकन राष्ट्रपति की भूमिका स्वयं ही बहुत ही निंदनीय रही। जब ये युद्ध विराम लागू था और जब थोड़े बहुत करके छोड़े जा रहे थे, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि गाजा को हम एकदम से खाली करा करके और उसको रिवेरा बना देंगे। किसी भी देश के नागरिकों को आप वहां से हटाकर, जो 2000 साल से रह रहे हैं, जो जिसके और यही चीज जिनके बीच में संघर्ष का मुद्दा है, उनको आप हटा करके कह रहे हैं कि अफ्रीका में ले जाएंगे और यहाँ हम रिवियरा बना देंगे। ये एक सनकी तुगलक की भूमिका है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस युद्ध को बढ़ाने में न सिर्फ इजराइल का ये हाथ है, कि न सिर्फ इजराइल ये चाहता कि युद्ध को जारी रखा जाए, बल्कि ट्रंप भी ये चाहते हैं कि युद्ध से पूरी तरह से हमास को नेस्तनाबूद किया जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि हमास की गलतियां हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमास एक विचारधारा है। विचारधारा को आप सिर्फ बंदूक के बल पे कहाँ तक आप उसको खत्म कर देंगे। विचारधारा ऐसे नहीं खत्म होती, बंदूक के साथ साथ बातचीत चलती है, तब विचारधाराएं खत्म होती। ठीक है, हमास ने गलती की, हमास ने जितनी गलती की, क्या उसे उसी अनुपात में या उससे ज्यादा अनुपात में दंड नहीं दिया जा चुका है? क्या हमास को इतना, हमास के आड़ में क्या फिलिस्तीनियों को बर्बाद नहीं किया जा चुका है? गाजा में, नर्क में और क्या बचा हुआ है जो इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और जिसके लिए ये ट्रंप गाजा को जिम्मेदार उसको हमास को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैं मानता हूँ हमास की जिम्मेदारी है। हमास ने युद्ध की शुरुआत की थी 2.5 साल पहले, लेकिन उसके बाद से कितना समय बीता, और क्या ये जरूरी नहीं था कि बीच में ही तो लोग टेबल पे आते, निगोशिएटिंग टेबल पे आते? ट्रंप ने आके निगोशिएटिंग टेबल पे क्या किया? ट्रंप ने कुछ नहीं किया। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच में ये जो एक छोटा सा थ्रेड से बधा हुआ समझौता था, युद्ध विराम, अस्थायी युद्ध विराम, उसके लिए ट्रंप ने अपनी क्रेडिट ले ली, लेकिन वो भी आखिर में खत्म हो, क्रेडिट ले लिया। तो लेकिन तो क्रेडिट का है कि जब तक अमेरिका नहीं कहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां युद्ध विराम हो परमानेंट। क्रेडिट तो ले लिया है, लेकिन क्रेडिट का उतना असर दिखने को नहीं मिल रहा है। ग्राउंड पर स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। सैयद रुमान हाशमी जी, क्या स्थिति अभी देखी जाए, क्योंकि इजराइल भी हमले कर रहा है, पलटवार हमास की तरफ से भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। क्या ये माना जाए जो स्थिति अभी बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके की स्थिति है, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा हाथ अमेरिका का भी है? देखें, ऐसा है कि एक सेइंग है ओल्ड कि मेमने को ये हक नहीं है कि वो ये
करे कि किस रुख की तरफ बह रही है। पावरफुल जो होते हैं, शेर होता है, शेर ही ये तय करता है, क्योंकि उसे मेमने को खाने की उसकी ख्वाहिश होती है। फलस्तीनियों के साथ है, इजराइल के साथ है। गवर्नमेंट, खास करके लिक्विड पार्टी, फार राइट जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, और इसके खुद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बेगिन, जो लिक्विड पार्टी के फर्स्ट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमें याद रखना चाहिए कि इनका मिलिशिया था इजराइल के स्थापना से पहले, इरगुन, उसने 1950s में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था ब्रिटेन ने, और आने पर पाबंदी लगा दी थी ब्रिटेन के अंदर बेगिन को। उसी की पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं नेतन्याहू भी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्नलिस्टों के बीच में बैठ करके कलम लेकर के हाथ में डॉट दिखाया था कि इजराइल कितना बड़ा मुल्क है, छोटा सा डॉट है, इससे तो बड़ा होना चाहिए, अरब तो काफी बड़ा है। तो ग्रेटर इजराइल का जो एक ख्वाब है लिक्विड पार्टी का, दूसरी और जो पार्टी है, उसको उन्होंने इंकरेज किया डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता करके। आप बताएं, एक तो जब से सीजफायर, सेकंड फेज का सीजफायर का मामला था, सेकंड फेज के नेगोशिएशन को इजरायली गवर्नमेंट बिल्कुल लौटूंगी सर आपके पास। आगे किस तरीके के हालात और बदल सकते हैं ये भी आपसे जानूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। गाजा पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान सामने आया है। गाजा में फिर युद्ध शुरू होना चिंताजनक है। बंधकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश जारी है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। अब देखिए, दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो जारी हो गया है इस युद्ध पर। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि गाजा में फिर से युद्ध शुरू होना ये काफी चिंताजनक है। और एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल अमेरिका को हमास का जवाब। इजराइल जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। हमास की तरफ से ये बयान सामने आया है, अमेरिका को भी कुछ हासिल नहीं होगा। गाजा में सैन्य अभियान सफल नहीं होंगे। अपनी कामयाबी का भ्रम ना पाले इजराइल, हमास का ये कहना है। तो अमेरिका और इजराइल को ये जवाब दिया है हमास ने, जितने भी हमले आप कर लीजिए, लेकिन हमास को कुछ नहीं होगा। अब हमलों पर हमास का क्या कहना है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए, उनका कहना है कि इजराइल को लगता है कि सैन्य अभियान सफल होंगे, तो वो भ्रम में है। ये भ्रम है इजराइल का और अमेरिका का। सीज फायर के सख्ती से पालन से इजराइल हैरान है, जिस तरीके से हमने इसका पालन किया है। हमला सीज फायर को खत्म करने की कोशिश है। जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमले सीज फायर समझौते को बदल देंगे तो वो भ्रम में है। हमलों से वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिनकी अमेरिका इजराइल को उम्मीद है। जो उम्मीद की जा रही है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमलों को लेकर कि इसके बाद जो स्थिति है वो बदल जाएगी, सीज फायर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमास को भी जवाब देना आता है और हमास ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब देखिए, क्यों युद्ध विराम टूटा है ये भी हम आपको बता दें। हमास का और बंधकों की रिहाई से इनकार। हमास ने इनकार कर दिया है कि वो और बंधकों की रिहाई नहीं करेगा, और करीब 59 बंधक ऐसे हैं जो अभी भी हमास की कैद में हैं। इजराइल हमास के लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं। युद्ध विराम के बावजूद भी हमले लगातार जारी है, और हमलों के कारण जो बातचीत की संभावना है वो काफी कम हो गई, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से हमले किए जा रहे थे एक दूसरे पर। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी भी है, और बातचीत का विरोधाभासी एजेंडा भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि ये युद्ध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मुख्य मांगों पर दोनों पक्ष समझौते को तैयार नहीं है। जो भी मुख्य मांगे हैं, जो दोनों पक्ष है वो तैयार नहीं हो रहे हैं। हमास ने आईडीएफ पर हमले की धमकी दी है, और दोनों ओर से समझौता तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। यानी कि हमास ने भी जो है वो चीजें तोड़ी हैं, चीजों का उल्लंघन किया है, और कहीं ना कहीं इजराइल भी वही चीजें रिपीट कर रहा है। अब पीके सहगल सर, क्योंकि समझना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने युद्ध विराम का पालन नहीं किया है। हमास भी वही कह रहा है, इजराइल भी वही कह रहा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता जो वहां की है वो इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है। जो बंधक है वो लगातार जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरीके से ये युद्ध रुक सकता है? क्या इसका नतीजा निकल सकता है? कैसे इस पर युद्ध विराम लग सकता है? आपका क्वेश्चन जो है, सारी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। मेरे मुताबिक ये युद्ध तभी रुक सकता है जब नेतन्याहू को या तो हटाया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये युद्ध जो है जारी है नेतन्याहू की वजह से।
अगर आप देखो उनकी पॉपुलर रेटिंग गिर गई थी, अभी फिर उठ खड़ी हुई है। बेन गवीर जो है एक बहुत बड़े राइट विंग के लीडर थे, जिन्होंने उनकी सरकार से अलग हो गए थे। उनको साफ तौर पर नेतन्याहू को पता है कि उनको अभी बजट पास कराना है, बजट पास नहीं हो सकता था बेन गवीर की सहायता के बिना, और बेन गवीर के वापस इसमें जुड़ गए सरकार के साथ में इन हमलों को देखकर। वास्तव में इसराइल की तरफ से जो इतने बड़े हमले हो रहे हैं, जिनको अमेरिका हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, उनका केवल एक ही मकसद है कि हमास को इतना धमकाया जाए, हमास को इतना डराया जाए कि वो कंसेशन देने के लिए तैयार हो जाए और वो बंधकों को बिना शर्तों के रिहा कर दे। हमास के पास ओनली ट्रम्प कार्ड और ओनली नेगोशिएटिंग कार्ड जो है वो बंधक है, किसी हालत में उनको छोड़ेगा नहीं। और जैसे मैंने कहा, हर युद्ध में दो पार्टीज होती हैं, और अगर एक पार्टी गलत कार्रवाई करती है और बार बार दूसरे के ऊपर हमला करती जाती है, तो हमास इज बाउंड टू रिएक्ट। और हमास के पास अभी भी काफी क्षमता है। जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2023 में, हमास के पास 35,000 अभी 50,000 है, और शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं हमास भी वैसे ही पलटवार कर रहा है। समय की थोड़ी कमी है, मैं चाहूंगी छोटा छोटा रिएक्शन में सभी लोगों से ले लूं। डॉक्टर खीवराज जांगड़, ये समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए पहले हमने देखा था जो बाइडेन की सरकार थी और किस तरीके से उस वक्त रुक रहा था, इजराइल को लगातार सपोर्ट किया जा रहा था। अब जब ट्रंप की सरकार बनी है तो आगे क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? जिस तरीके से एक तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं ट्रंप के, उसके बाद नेतन्याहू का भी इस तरीके से बयानबाजी करना। देखिए, मैं इस बारे में मैं नहीं मानता कि अमेरिका में जो बाइडेन थे तब भी स्थिति सुधरी नहीं थी। तो ये कहना कि ट्रंप की वजह से स्थिति बिगड़ेगी, ये उसी भ्रम को पालना है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कोई तीसरी पार्टी आके सुलझा सकती है। ये लड़ाई तब रुकेगी जब दोनों पार्टी ये एहसास करेंगी कि मरने मारने से उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और ये जो बार बार इजराइल और नेतन्याहू के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जाता है, मेरे ख्याल से उससे इस लड़ाई की समझ कमजोर होती है हमारी। आप ये बताइए कि हमास जैसे अतिवादी संगठन ने जिस तरह की रणनीति के साथ इस लड़ाई को अब लड़ने की घोषणा करी है, वो रणनीति तो मतलब किसी भी तौर पे गाजा के काम नहीं आएगी। और आप हमास और इजराइल की क्यों देख लीजिए, हमास ने अभी तक फिलिस्तीन का झंडा तो नहीं उठाया है, अभी तक उनके पास हरा झंडा ही है। वो फतेह और महमूद अब्बास से उतना ही लड़ते हैं जितना इजराइल से लड़ते हैं जी। तो हमास का वैचारिक समर्थन, राजनीतिक समर्थन और ये जो सॉलिडारिटी है, ठीक है जी, ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल। जेके त्रिपाठी सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, नेतन्याहू जो कह रहे हैं नरक बना देंगे, और अभी जो स्थिति बनी हुई है गजा का, कैसा भविष्य देखते हैं आप? मुझे ये लगता है कि अभी जो भी सरकार इजराइल में और अमेरिका में है, उसके मद्देनजर यही होगा कि गाजा में जो रही सही भी स्ट्रक्चर्स होगी, वो पूरी तरह से नरक बना दी जाएगी, क्योंकि अभी इन दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है और सारे मिडिल ईस्ट के देश चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी अब स्थिति फिर से संभलेगी। और जो ये क्रेडिट लेने का मामला है एक दूसरे के लिए कि नहीं हमने ये कराया, हमने वो कराया, वो बबल जल्दी ही बस हो। जी सैयद रुमान हाशमी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस युद्ध का कोई नतीजा निकलता हुआ आप देख रहे हैं, और आपको क्या दिख रहा है, कैसा भविष्य रहने वाला है गाजा का? क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। लोगों को बंधक तो बनाया नहीं जा रहा, जो बंधक बना दिए गए थे वही बंधक हैं और छोड़े जा रहे थे। सेकंड फेज की बात थी 20 तारीख की, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका में, उसके बाद से सेकंड फेज के 20 तारीख की बात से इजराइल पीछे हट गया। ये दोहा या कतर में जो नेगोशिएशन हो रहा है, जो पार्टियां हैं, कतर गवर्नमेंट या इजिप्ट, सीसी, इनका भी ये कहना है कि नेगोशिएशन से पीछे हटाए इजराइल सेकंड फेज का। और एक ट्रंप ने नया एक पॉइंट दे दिया, नया कंडीशन लगा दिया कि गजा को खाली किया जाए, जो 22 लाख फलस्तीनी है गजा में वो हट जाए, हम इजराइल गजा को टेक ओवर कर लेंगे। तो सिचुएशन यही रहेगा। नकबा है ये, नकबा में 70 लाख के ऊपर फलस्तीनी निकाले गए, दिस इज द सेकंड नकबा। 20 लाख फलस्तीनी यहाँ से हटाए जाएंगे। कत्लेआम जब तक जारी रहेगा, जब तक फलस्तीनी हटा नहीं जाते हैं और टेक ओवर नहीं कर लेता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट गजा को। देखने वाली बात है कि क्या नतीजा इस युद्ध का निकल पाता है और कब तक जो शांति है वो स्थापित हो पाती है दोनों देशों में, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो साझा करने के लिए।